नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 46वां सत्र है जो कि अप्रैल 15 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें सबसे पहले कार्ला की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? तो राह कहते हैं, वर्तमान में स्कैन करने पर कार्ला की स्थिति काफ़ी कम भौतिक ऊर्जा वाली है और उस पर अभी नेगेटिव हमले जारी हैं। यह आपके कुछ सप्ताह तक जारी रहेगा। हालांकि कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे पहले की तरह हो रही है। तो दोस्तों, इस टाइम पर ना कार्ला के ऊपर ना साइकिक अटैक्स हो रहे थे। तो मतलब चारों तरफ से ओराइन के ग्रुप जो था, उनके जो साइकिक अटैक्स थे वो चल रहे थे उसके ऊपर। तो रा ने यहाँ पर ये कहा कि ये कुछ हफ्ते तक तो जारी रहेंगे। तो उसको बोलना कार्ला को अपना थोड़ा सा ध्यान रखे, और जो उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा है ना, वो पहले की तरह हो रही है। महत्वपूर्ण ऊर्जा वो थी, आपको याद होगा पिछले सत्र में रा ने कहा था, इच्छा शक्ति। तो जिसकी इच्छा शक्ति होती है ना, उसकी अगर ये चीज़ रहे तो बाकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं ना वो बैलेंस हो जाती हैं फिर से। तो यहीं पे रा ने वो बात कही है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। उस स्थिति में बेहतर होगा हम आपसे केवल एक ही सवाल पूछें, जब तक कि आप उससे अधिक प्रश्न पूछना ठीक ना समझे। लेकिन एक सवाल जो हमें परेशान कर रहा है, जो मुझे ध्यान करते वक्त याद आया, शायद यह एक अनुचित सवाल हो सकता है, लेकिन मैं इसे पूछना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि यह कार्ला और हमारी मानसिक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका संबंध उन दो बिल्लियों से है जिन पर आज हम काम कर रहे थे, जिसमें उनके दांत की सफाई शामिल थी और गैंडेल्फ के पैरों में हुए छोटे से फोड़े को हमने निकाल दिया था। मुझे यह विचार आया कि कहीं वहां से ओरियन समूह घुसपैठ न कर दे, और हम मुख्य रूप से इस बात से चिंतित थे कि क्या इन दो बिल्लियों की सुरक्षा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो थोड़ा अलग है, लेकिन यह पूछना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। क्या आप कृपया मुझे जानकारी देंगे, वो सारी जानकारी जो इस विषय पर आपके पास है? तो दोस्तों, इनके पास आपको याद होगा दो बिल्लियां थी। एक का नाम था गैंडेल्फ जो कि मेल था, एक थी फेयरचाइल्ड जो कि फीमेल थी। तो उसके पैर में चोट लग गई थी। तो यहाँ पे डॉन को ये लगा कि मैं पूछ लेता हूँ कि उसे टांग में चोट लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कार्ला के ऊपर भी जो अटैक चल रहे हैं साइकिक, तो इस चोट के कारण, क्योंकि जो ओराइन ग्रुप है ना वो वल्नरेबिलिटी ढूंढता है कि किसी इंसान के अंदर क्या कमियां, वो कमियां ढूंढता है। जब वो कमी ढूंढता है ना, फिर उसको लेके अटैक करता है सामने वाले के ऊपर। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि ये ना ओराइन समूह जो है घुसपैठ ना कर दे इस मेरी जो बिल्ली है, ये बिलौटा है मेरा गैंडेल्फ, इसके ऊपर। और फिर उन्होंने दोनों बिल्लियों के बारे में पूछ लिया कि आप हमें बता सकते हैं कि इस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो रा इसका जवाब देते हैं, इकाई जिसका नाम गैंडेल्फ है तीसरी घनत्वता में कटाई योग्य हो गया है, इसलिए वो भी उसी तरह के मानसिक हमले के लिए खुला है जिसके लिए आप खुद संवेदनशील हैं। इसलिए यह संभव है कि छवियों और सपनों के माध्यम से इस इकाई को नेगेटिव विचार दिया जा सकता है। इस प्रकार इस पर हानिकारक परिणाम हो सकता है। इकाई जिसका नाम फेयर चाइल्ड है, हालांकि उस पर ध्यान दिया जाए तो उसे कटाई योग्य बनाया जा सकता है। वो अभी तक इस तरह के हमलों के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी उस तरह काम नहीं करता है और वो सचेत होकर मन से आप लोगों के प्रति वफादार भी नहीं है और आप सबसे इतना प्यार नहीं करती है।
तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने गैंडेल्फ के बारे में बताया, जो इनका बिलौटा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो गैंडेल्फ है ना, ये तो हो गया तीसरी घनत्वता की कटाई के योग्य। ठीक है, इसको प्रेम प्यार वो ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो उन्होंने कहा कि हालांकि ये तीसरी घनत्वता के लायक हो गया है, लेकिन जैसे तीसरी घनत्वता के लोग इन साइकिक अटैक्स के लिए ओपन होते हैं ना, इसी तरीके से ये भी ओपन हो चुका है अब उसके लिए। तो इसको सपनों में जैसे इमेजेस दिखाना, ये सारी चीज़ें करना, इससे इसको नेगेटिव विचार डाले जा सकते हैं इसके दिमाग में, जिसकी वजह से हो सकता है इरिटेटिंग इसका बिहेवियर हो जाए। ठीक है, और रा ने लिखा है उसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। और फिर उन्होंने फेयर चाइल्ड के बारे में कहा कि ये अभी कटाई योग्य नहीं है, इसको अगर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए ना इसके ऊपर, तो ये भी कटाई योग्य बन सकती है, यानी हार्वेस्ट के लायक बन सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये उतनी संवेदनशील नहीं है, क्योंकि अभी उसका दिमाग जो है ना उतना सचेत नहीं है, और वो आपके प्रति वफादार भी नहीं है, और इतना प्यार भी नहीं करती है आपको। तो इसको अभी वो प्यार वाला जो चीज़ है ना अभी समझ नहीं आई है, और जब इसे समझ नहीं आई है तो ये इन साइकिक अटैक्स के लिए ओपन नहीं है। फिर आगे रहा कहते हैं, इन इकाइयों की सुरक्षा के लिए हम दो संभावनाओं का संकेत दे सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान द्वारा उन पर रचयिता की रोशनी का कवच डाल सकते हैं। दूसरी संभावना ये है कि छोटे रीति रिवाजों वाले वाक्य या मंत्र को बार बार दोहराया जा सकता है, जैसा कि कार्ला पहले से करती आ रही थी, ताकि इनमें आध्यात्मिक एकता को स्थापित किया जा सके। कार्ला के पास जितना ज्ञान है वो पर्याप्त होगा। यह मंत्र उन इकाइयों से भी आप लोगों को सतर्क करने में सहायता करेगा जो अभी देह मुक्त हैं। आप इन इकाइयों बिल्लियों की ओर से ध्यान भी कर सकते हैं। अभी सुविधा अनुसार एक निश्चित अंतराल में इन मंत्रों को भी दोहराया जा सकता है ताकि वो सुरक्षित रहें। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने संकेत दे दिया कि देखो दो तरीके हैं जिससे तुम इन दोनों बिल्लियों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। एक तो जब तुम मेडिटेशन में बैठे हुए हो तो इनके ऊपर ना ऐसे विजुलाइज करो कि इनके ऊपर तुमने रोशनी का कवच डाल दिया है, तो एक तो उससे इनको सपोर्ट मिलेगा, या कह लो इनको थोड़ी सेफ्टी मिलेगी। और बाकी उन्होंने कुछ रीति रिवाज बोले, कुछ मंत्र हैं, कुछ वाक्य हैं, अब जो कार्ला ही जानती है, मतलब हमें भी नहीं पता है वो क्या है। तो कहते कि अगर उसको भी दोहराते रहोगे ना तो भी इनके लिए सही रहेगा, क्योंकि जब वो दोहराते रहेंगे ना तो इनके कान के अंदर जाएगा वो, तो उससे भी इनको फ़ायदा मिलेगा। और इससे तुमको भी फ़ायदा मिलेगा उन आत्माओं से जो अभी शरीर शरीर छोड़कर जा चुकी हैं, पर अभी उनकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, या वो अटैकिंग मोड वाली हों, मतलब ओरायन की फिलॉसफी वाली हों, तो उनसे भी तुम बच सकते हो, ये दोनों मतलब इन मंत्रों का उच्चारण करके। तो फिर वो कहते हैं कि अब तुम चाहो तो भाई इसका इस्तेमाल कर लेना। और उन्होंने कहा था कि अपनी सुविधा अनुसार करना, जैसे तुम्हें ठीक लगे ना इसको, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पर इनको उच्चारण करते रहोगे ना तो इनके कान में पड़ते रहेंगे, और इससे ये लोग बची रहेंगी, और इनका थोड़ा सा मतलब जो इन अटैक्स हैं ना, इन अटैक्स से थोड़े बचे रहेंगे दोनों के दोनों। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं इन मंत्रों से परिचित नहीं हूँ। यदि कार्ला परिचित है तो आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका मतलब किन वाक्यों से है? तो रा मौन, रा से कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो रा चुप रहते हैं। रा ने जानबूझ के नहीं बोले थे यहाँ पे, रा ने कहा था जब कार्ला को ऑलरेडी पता ही है तो हम वो यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण कर दे, पता चले जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं, जो तुम्हारे लिसनर्स हैं, वो भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दें। जबकि इस तरीके के मंत्र तो पता नहीं कितने तरीके के हो सकते हैं, हर धर्म में अलग अलग है, तुम्हारे यहाँ पर अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। तो इसलिए रा ने वो मंत्र यहाँ पर नहीं दिए, और वो चुप हो गए कि जो कार्ला के हैं ना वो कार्ला ही जानती है और कार्ला ही करे तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे गैंडेल्फ के पैर में छोटे फोड़े के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह किस कारण से हुआ, और क्या यह उसके लिए खतरनाक है? तो रा कहते हैं, इस तरह के फोड़े के कारण पर पहले चर्चा की जा चुकी है। उसके शरीर में इससे थोड़ा खतरा है, क्योंकि वो बार बार क्रोध से उत्तेजित तो होता है पर उसे बाहर नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों आपको याद होगा रा ने कहा था ये जो इमोशंस होते हैं ना इनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए, हमेशा अपने अंदर रखने नहीं चाहिए। तो उसके अंदर जो क्रोध था वो उत्तेजित हो रहा था, लेकिन उसे निकाल नहीं पा रहा था, तो इस वजह से इसके लिए थोड़ा सा खतरा हो रहा था। क्योंकि अगर आपके अंदर क्रोध आए, ये सारी चीज़ें आए, जिस पे है उससे निकाल के ख़त्म करो और उससे बात करो। वैसे तरीका तो ये होता है कि बात कर लो सामने वाले से, लेकिन अगर कोई आपको ज़बरदस्ती क्रोधित करे ही चले जा रहा है तो जैसा उसको चाहिए उसको वैसा दे दो, क्योंकि उसने मांगा है वो। अब जब उसने मांग ही लिया है तो उसको देने में कोई हर्ज तो है नहीं और कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर फ्री विल लग रही है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ऐसा ही हो जाता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं,
इस समय मैं पूछूंगा कि क्या हमें कार्ला की कम जीवन क्षमता के कारण सत्र को समाप्त कर देना चाहिए, या फिर कार्ला के समर्पण के कारण यहाँ इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम ये सेशन अभी यहाँ पर बंद कर दें, या उसकी ये जो इच्छा शक्ति है उसके कारण इसको अभी भी किया जा सकता है और इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है इस वक्त। तो रा कहते हैं बाद वाला सही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, हम कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा की निगरानी करते रहेंगे। तो रा ने बोल ही दिया कि हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम आगे चलो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं बस सोच रहा था, यदि किसी इकाई का झुकाव खुद की सेवा की तरफ है तो क्या क्रोध का उसके शरीर पर वही प्रभाव होगा जैसा दूसरों की सेवा की तरफ झुकाव वाली इकाई पर होता है? क्या यह कैंसर का कारण भी बन सकता है, या यह केवल एक पॉजिटिव झुकाव वाले इकाई में माध्यम के प्रभाव के रूप में काम करता है? तो ये सवाल उन्होंने अच्छा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि ये जो झुकाव है, जो एक तो खुद की सेवा वाला होता है और एक दूसरों की सेवा वाला होता है, तो क्या क्रोध का, ये जो हम एंग्री हो जाते हैं, ये इसका क्या शरीर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है दोनों साइड में? मतलब जो खुद की सेवा वाले हैं और जो दूसरों की सेवा वाले हैं, उन दोनों के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ता है इसका? और अगर पड़ता है तो क्या इससे कैंसर भी हो सकता है, या ये केवल जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कहते हैं एक माध्यम का काम करता है, यानी एक कैटलिस्ट का काम करता है? तो रा कहते हैं माध्यम का तरीका इकाई द्वारा चुने गए झुकाव पर निर्भर नहीं है, बल्कि जो माध्यम उसके जीवन में लगे हैं वो इसका इस्तेमाल किस तरह से करता है और उसका उद्देश्य क्या है उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार जो इकाई क्रोध के अनुभव का उपयोग सचेत रूप से नेगेटिव या पॉजिटिव झुकाव के रूप में करता है, वह शारीरिक माध्यम का अनुभव नहीं करता है, बल्कि माध्यम का उपयोग मानसिक व्यवस्था में करता है। तो उन्होंने बोल ही दिया यहाँ पे कि देखो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब माध्यम का तुम्हारे क्रोध से और इन सारी चीज़ों से लेना कोई नहीं है। वो कह रहे माध्यम तो इसलिए लगे होते हैं तुम्हारे जीवन में कि भाई तुम्हारा एक झुकाव बन जाए, या तो खुद की सेवा का हो जाए या दूसरों की सेवा का हो जाए। तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब तुम यहाँ पैदा हुए हो, ये माध्यम माध्यम तुमने पहले से ही डिसाइड करके लगाए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि तुम्हें झटके पड़ते रहें, और तुम जितने झटके पड़ते रहेंगे ना उससे तुम्हारा एक झुकाव होना चाहिए। अब खुद की सेवा का भी हो सकता है, दूसरों की सेवा का भी हो सकता है, ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या चुनना है। तो कह रहे थे इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उनका उद्देश्य क्या है, मतलब उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ये उस पर भी निर्भर करता है। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि क्रोध का जो अनुभव है ना, ये सचेत रूप से नेगेटिव या पॉजिटिव झुकाव के रूप में कार्य करता है। मतलब ये क्रोध जो है ना, ये इसे आप माध्यम नहीं कह सकते, ये तो अनुभव के उस माध्यम के द्वारा जो अनुभव कर रहे हो ना आप, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है ये क्रोध। ऐसा नहीं कि क्रोध कोई माध्यम है आपकी ज़िंदगी में, ये तो एक भावना है एक तरीके की। फिर वो कहते हैं जो शरीर के क्या कहते हैं मीडियम का अनुभव नहीं करता है, बल्कि माध्यम का उपयोग मानसिक व्यवस्था में करता है, वो कह रहे हैं कि इसका शरीर पे नहीं हो सकता फिर, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कह रहा है अगर उसको अपना पूरा सारा कुछ पता है, क्रोध अगर वो इस्तेमाल भी कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है और ये सारी चीज़ें अगर वो इस केस में इस्तेमाल भी कर रहा है ना, तो ये उसके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ, मानसिक लेवल पे एक बार को जाके कर सकता है, लेकिन वहां पर भी ये जो माध्यम के का ही काम करेगा उनके लिए। मतलब अगर उनको क्रोध भी है ना, तो उस क्रोध को चैनलाइज कैसे करना है ना, तो वो अपने दिमाग के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको चैनलाइज करके सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं इसे समझ पाया हूं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि कोई नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो उस स्थिति को लेते हैं जहां वह कैंसर विकसित करता है, उसके लिए इसका क्या सिद्धांत है? तो यहाँ पर नेगेटिव वाला जो खुद की सेवा वाले रास्ते पर होते हैं, अगर वो क्रोधित होता है तो उस केस में क्या वहाँ पे कैंसर कैसे डेवलप होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो रा कहते हैं हम आपके सवाल के तर्क को समझते हैं, और यदि आपकी अनुमति हो तो हम इसका जवाब थोड़े अलग तरीके से देना चाहेंगे। तो डॉन कहते हैं निश्चित रूप से, आप जैसा चाहें वैसे दे दें। तो रा कहते हैं वो इकाई जिसका झुकाव पॉजिटिव की तरफ होता है वो क्रोध को समझता है। यह इकाई यदि इस माध्यम का मानसिक रूप से इस्तेमाल करता है तो इस क्रोध को अपने आप में आशीर्वाद और प्रेम समझता है। वो तब इस क्रोध को सचेत रूप से सिर्फ अपने दिमाग में तब तक तीव्र करता है जब तक कि वो इस लाल किरण ऊर्जा की नासमझी के मूल कारण को समझ ना जाए। अपने आप में नासमझी के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर के अधीन ऊर्जा के रूप में, क्योंकि
उपयोग की जा रही ऊर्जा अनियमित रैंडम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जवाब दिया रा ने कहा जो पॉजिटिव झुकाव वाला व्यक्ति होगा ना, वो इस क्रोध को ना पहली बात तो माध्यम मतलब मानसिक रूप से देखेगा, इसको मतलब अपने दिमाग में देखेगा कि हाँ भाई मुझे क्रोध आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, मतलब इसकी जो अंदर तक घुसता जाएगा उसके अंदर कि भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्रोध अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और इसको वो अपने लिए आशीर्वाद और प्रेम समझेगा, क्योंकि उससे अब वो सीखेगा, ये सीखने का माध्यम बन जाता है उसके लिए ये ही क्रोध। हालांकि जो माध्यम उसकी ज़िंदगी में लगे होते हैं ना, ये क्रोध उसके अंदर बस एक एडिशन की तरह काम करता है, ये भावना की तरह काम करेगा। और जब ये करेगा तो इसकी वजह से उसका इस्तेमाल कैसे करना है ना उसको समझ में आ जाएगा, और वो बड़े संतुलित तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इसको वो सचेत रूप से सिर्फ अपने दिमाग में ना थोड़ा और एक्सपैंड करता रहेगा, मतलब उसको और बढ़ाता जाएगा दिमाग के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो निकाल रहा है दूसरों के ऊपर इमीडिएटली, पहले वो बढ़ाता जाएगा इसको। और फिर उस लाल किरण की ऊर्जा, यानी वो कह रहे हैं कि वो जो रूट कॉज है ना, उस मतलब क्रोध के होने का जो रूट कॉज है उसको समझने की कोशिश करेगा कि इस बचपने का मूल कारण क्या है। क्योंकि उसे पता है ये जो क्रोध हो रहा है ना ये किसी एक्टिविटी या किसी घटना की वजह से हुआ है। अब जो घटना है उस घटना का रूट कॉज क्या है और उसके अंदर नासमझी कहाँ पर है या बचपना कहाँ पर है, तो वो सामने वाले का बचपना वहां से ढूंढ लेगा। ठीक है कि भाई इस व्यक्ति की वजह से हुआ या इस घटना की वजह से हुआ या किसी और कारण से हुआ या हो सकता है मेरे कारण से हुआ हो। तो इनको सारी चीज़ों को वो देखेगा, और फिर उसमें भी वो देखेगा इसको अपने आप की नासमझी के रूप में नहीं देखेगा, वो ये देखेगा आध्यात्मिक लेवल पे, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे ये क्या डिसऑर्डर क्रिएट करता है, यानी ये किस तरीके के विभाजन क्रिएट कर रहा है। जिस चीज़ की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है तो उससे क्या विभाजन हुए हैं, अगर उसको दिख रहा है कि हाँ विभाजन हो रहे हैं, तब वो उसको आराम से बैठ के देख सकता है, एनालाइज कर सकता है कि हाँ सामने वाला जो व्यक्ति है ये विभाजन कर रहा है। और जब ये विभाजन कर रहा है तो इसका मतलब ये डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, और ये जो डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है ना ये भी अपने आप में एक ऊर्जा की तरह काम करता है, क्योंकि विभाजन पैदा करेगा ये। और ये जो विभाजन की ऊर्जा होती है रैंडम होती है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब तैयार की गई हो। हाँ हो सकता है कि सामने वाले ने उसकी पूरी भूमिका तैयार की हो, फिर उसको एग्जीक्यूट किया हो और बड़े प्लान्ड तरीके से आपको अटैक करने की कोशिश की हो, लेकिन वास्तविकता में देखा जाएगा ना ये बड़े रैंडम तरीके से होता है, अचानक से ही हो जाता है, एक छोटी सी घटना होगी वो ही एक बड़ा रूप ले लेती है। तो जो संतुलित होगा ना वो इसको बड़े आराम से डील करता हुआ जाएगा, वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, पता है मेरे को इसका रूट कॉज पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से एक संतुलित व्यक्ति को करना भी चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं पॉजिटिव झुकाव तब इस मानसिक रूप से तीव्र अनुभव को जारी रखने के लिए इच्छा और विश्वास प्रदान करता है, ताकि क्रोध को समझा जा सके, स्वीकार किया जा सके और अपने अंदर समाहित किया जा सके। दूसरी इकाई जो क्रोध का विषय है इस प्रकार स्वीकृति, समझ और समझौते के विषय में परिवर्तित हो जाती है। सभी को उस महान ऊर्जा का उपयोग करके पुनः एकीकृत किया जाता है जिससे क्रोध शुरू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो क्रोध है ना वो अपने दिमाग के अंदर उसको देखेगा पॉजिटिव वाला, और इसकी वजह से उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है ना वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस कार्य को वो कर रहा है उसके अंदर और ज़्यादा उसकी इच्छा हो जाएगी कि अब तो और करूँगा ये मैं, जानबूझ के करूँगा ये मैं। और उसके बाद उसके अंदर विश्वास भी आ जाता है, क्योंकि भाई वो पॉजिटिव रास्ते पे, वो दूसरों की सेवा पे ये रास्ते पे निकला हुआ है, उसको कोई रोकने की कोशिश करेगा, उसको कोई प्रताड़ित करेगा, कुछ करेगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा, तो भाई वो उसके अंदर तो इच्छा और विश्वास और ज़्यादा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव झुकाव है उसका। तो वो उस क्रोध को समझेगा, उसे स्वीकार भी करेगा कि हाँ ऐसा हुआ, और अपने अंदर समाहित भी करेगा, बिल्कुल करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि वो जानता है ये तो बचपना है, ये आज नहीं तो कल ख़त्म ही हो जाना है, क्योंकि अंत में जाके सबको रचयिता बनना है। तो वो कहेगा कोई बात नहीं, सबके अपने अपने अनुभव है, सब इस प्रोग्रेशन में धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, कोई कैसे चल रहा है कोई कैसे चल रहा है, किसी ने नेगेटिव वाला रास्ता ले लिया, किसी ने पॉजिटिव वाला रास्ता ले लिया, कोई बीच में ही झूल रहा है, उसने कोई रास्ता ही नहीं लिया। तो वो इन सारे जितने भी है ना ये मतलब लॉज को अच्छे से जानता है, वो अंदर से जानता है, और अंदर से इस सारी चीज़ को समझता है कि हाँ भाई ये तो तरीके हैं, रचयिता के बनाए हुए तरीके हैं। अब इसके अंदर क्रोध किसी को आ जाए और या कोई आपको क्रोधित कर दे तो भाई वो तो उसी की इच्छा है, क्योंकि उसने चुना ही है फिर। तो इसमें भी उन्होंने कहा है जो क्रोध का विषय है, यानी जो भी व्यक्ति है या जो जिस भी कारण से या जो भी घटना है उसको स्वीकार भी करेगा वो, और समझेगा भी और समझौते के विषय में परिवर्तित करेगा।
समझौता दोस्तों दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि देखो यार, ये हमारा रास्ता है, ठीक, इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, क्या तुम हमारे इस रास्ते पर हमारे साथ चलना चाहोगे? अगर वो कहता है भैया मेरे को तो नहीं चलना इस रास्ते पे, मैं तो अगेंस्ट हूँ इस रास्ते के, मैं अपना ही कुछ करूंगा, तो ठीक है भाई, जब तुम अपना करोगे तो फिर उस दिशा में फिर आप अपने रास्ते निकल जाओ, मैं अपने रास्ते निकल रहा हूँ, बस यही हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा तो कोई समझौता नहीं हो सकता ऐसी ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो इस तरीके के जो समझौते हो जाते हैं ना, उनको स्वीकार करना होता है, उनको समझना होता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है और सभी के अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के लिए भी तो उसने अपना चुनाव कर लिया ना, और जब उसने अपना चुनाव कर लिया है तो उसको भी पूरी आज़ादी है उसका इस्तेमाल करने की, अपनी दिशा में जाने की। तो उसको उसकी दिशा में भेज दो, तुम अपनी दिशा में निकल जाओ, बस यही कर सकते हो। और यही देखो रा ने यहाँ पर कहा है, सभी को उस महान ऊर्जा का उपयोग करके पुनः एकीकृत किया जाता है जिससे क्रोध शुरू हुआ था। तो फिर वो कह रहे हैं कि तभी इस महान ऊर्जा का जो उसकी इच्छा है और जो उसका विश्वास है, वो व्यक्ति सबको एकीकृत करेगा, बताएगा कि भाई इस कारण क्रोध शुरू हुआ था। अब देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, अब तुम्हारी आंख के सामने है, तो इसके इसके कारण ये एक्शन लेना पड़ रहा है या ये एक्शन हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक संतुलित व्यक्ति होगा, जिसका पॉजिटिव झुकाव होगा ना, वो इसी तरीके का एक्शन लेगा, वो इसके अलावा कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेगेटिव वालों की। तो अब नेगेटिव वालों की बात करते हैं। रा कहते हैं एक नेगेटिव झुकाव वाली इकाई इस क्रोध का उपयोग इसी जागरूक तरीके से करेगी, वो दिशाहीन और रैंडम क्रोध की ऊर्जा को स्वीकार करने से इनकार कर देगा और इसके बजाय इच्छा और विश्वास के माध्यम से इस भावना के नेगेटिव पहलू को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा को व्यवहारिक साधन द्वारा फनल कर देगा, ताकि दूसरों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके या फिर क्रोध पैदा करने वाली स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। तो उन्होंने बता दिया, जो नेगेटिव वाला होगा ना, वो जागरूक तरीके से, मतलब जानबूझ के कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि उसको पता नहीं है कि वो क्या 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 कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और ये क्रोध वो क्यों कर रहा है, उसको सारा ज्ञान है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कर रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन वो दिशाहीन है और रैंडम है उसका क्रोध, उसे पता नहीं है वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बस वो एक इच्छा शक्ति है उसके अंदर, उसके कारण करे चले जा रहा है कि जी मेरी ये इच्छा है, मुझे ऐसे करना है, इस वजह से वो करता ही चला जाएगा। और इसमें वो दूसरों की आज़ादी का भी उल्लंघन कर देगा, उसे पता ही नहीं, उसे लगेगा कि मैं तो दूसरों का भला कर रहा हूँ। आपको याद होगा रा ने एक सत्र के अंदर कहा था कि ये जो नेगेटिव झुकाव वाले होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव होते हैं, उन्होंने कहा था कि वो इमोशनल होते हैं। इस वजह से होता क्या है ना, उनको ये लगता है कि वो दूसरों की वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सेवा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दूसरों की सेवा करने का कोई तरीका होता है, ठीक है, जिसके अंदर फ्री विल भी आती है, सारी लॉज आती हैं, कौन सी लॉ कब कहाँ पे कैसे लगेगी और उसके अकॉर्डिंगली दी जाती है। तो जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं है ना, तो आप दूसरों की सेवा अगर आप दोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं जाके फंसोगे, या आपसे कोई ना कोई गलती होगी या एरर हो जाएगा आपसे, या ये भी हो सकता है कि आपका झुकाव नेगेटिव साइड में हो जाए, जबकि आप निकले तो पॉजिटिव में, लेकिन घुस जाओगे नेगेटिव में। और राने कहा भी है, ये उनको ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव काम कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो जो है ना, इस ऊर्जा को स्वीकार करने से ही इनकार कर देगा और इसके बजाय इच्छा और विश्वास के माध्यम से इस भावना को के नेगेटिव पहलू को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा को व्यवहारिक साधन द्वारा फनल कर देगा। यानी वो ये सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं ना, इनको इच्छा और अपने विश्वास के माध्यम से इस भावना को एक नेगेटिव साइड में झुका देगा पूरा का पूरा, मतलब अपनी भावना का, अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके उस पूरी घटना को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो इमोशनल है, बह जा रहा है, उसके पास संतुलन नहीं है, और इस कारण वो सारी चीज़ें उसके व्यवहार में दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो दूसरों के अंदर मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, उत्तेजित और इस टाइप का, ये वो सारी चीज़ें ऐसे करने लग जाएगा और अननेसेसरली दूसरों से लड़ाइयाँ करेगा। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि वो लड़ाई करे ताकि सामने वाले को प्रोवोक करे। लेकिन जो इसका पॉजिटिव झुकाव होगा ना, वो जानता है इस सिचुएशन को डील कैसे करना है, उसे पता है किस सिचुएशन के अंदर क्या किया जाता है। और इसमें भी देखिए रा ने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कही, ताकि दूसरों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके या फिर क्रोध पैदा करने वाली स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। यानी जो उसका समूह है ना, उसके ऊपर वो नियंत्रण कर सके, जो उसका समूह है, क्योंकि उसे पता है उसने कर तो दिया ये, लेकिन ऐसे में उसका समूह टूट भी सकता है क्योंकि उसने क्रोध का इस्तेमाल किया है। तो जब ऐसा करेगा वो, तो उसको दोबारा नियंत्रित करने की कोशिश करने में लग जाएगा अपने पूरे समूह को, वो ऐसा हो सकता है उसके साथ। तो ऐसे में अगर उसका पॉजिटिव नहीं है ना, अगर वो, तो वो अंदर ही अंदर देखना, वो बाद में जाके ना वो मनमुटाव, गुटबाजी और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं ऐसे ग्रुप्स के अंदर। वो इसलिए होता है
क्योंकि वहां पर उन्हें लगता तो है उन्हें की फ्री विल है, लेकिन उन्हें फ्री विल इस्तेमाल करनी नहीं आती। इस चक्कर में वो मतलब सबको ये तो बोल देते हैं कि देखो जी फ्री विल है, खुल के बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने विचार भी रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उन विचारों को रखते हुए वो किसी और की आज़ादी का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके तो विचार हो गए, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि भाई इस घनत्वता में किसी भी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना उसकी आज़ादी का उल्लंघन है। तो वो ये भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं वो, इसमें कोई हद डिसाइड नहीं है किसी मामले में भी। तो वो कह रहे हैं कि वो ना दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं कि हमें कंट्रोल चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए और कंट्रोल चाहिए, और क्रोध पैदा करने वाली स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो क्रोध है ना इसको बड़े सिस्टमैटिकली चला के सामने वाले को क्रोधित करते हैं। तो ये नेगेटिव झुकाव जो होता है वो इसी तरीके से हो जाता है। फिर वो आगे कहते हैं माध्यम का नेगेटिव झुकाव के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नियंत्रण करना प्रमुख है, माध्यम का पॉजिटिव झुकाव के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्वीकार करना प्रमुख होता है। इन दोनों झुकाव के बीच इस दिशाहीन और रैंडम ऊर्जा की संभावना है जिससे कैंसर युक्त टिश्यू का विकास हो सकता है। तो रा ने कहा देखो ये जो माध्यम है ना ये नेगेटिव रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब ये नेगेटिव रूप में इस्तेमाल होगा ना तो वहां पर नियंत्रण करना प्रमुख है। वो अपने ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा जानता हूँ, तू मेरे से ज़्यादा जानता है, ये जानता है, वो जानता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो पॉजिटिव वाला होगा ना वो कहेगा कि हाँ यार स्वीकार करता हूँ, ठीक है उनकी चॉइस है यार, जो इच्छा है वो वैसे करे, कोई रोका है किसी ने क्या पूरे ब्रह्मांड में किसी को, है ना। और क्योंकि फ्री विल लगी है तो जिसका जैसा झुकाव है, जो जिस दिशा में जाना चाहता है वो जा सकता है, क्या गलत है इसके अंदर। तो वो स्वीकार कर लेगा इस सिचुएशन को कि हाँ यार ये स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है यार उनकी चॉइस है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, उन्होंने अपनी दिशा चुनी है या वो अपनी दिशा के अंदर जाना चाहते हैं तो वो ठीक है भाई, चुन लिया तो चुन लिया, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जैसी आपकी इच्छा में प्रभु की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन दोनों झुकावों के बीच में अगर कोई झूल रहा है ना तो उसके लिए कैंसर के टिश्यू विकास हो सकते हैं, क्योंकि ना तो वो इधर का ही झुकाव बना रहा है और ना ही वो उधर का ही बना रहा है। तो जो बीच में झूल रहा होगा ना वो उसके लिए कैंसर की वो जो होती है ना सिचुएशन वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। फिर जैसा कि मैं इसे समझ पाता हूं, आप कह रहे हैं कि यदि पॉजिटिव झुकाव वाली इकाई दूसरे को स्वीकार करने में विफल रहता है या यदि नेगेटिव झुकाव वाली इकाई दूसरों को नियंत्रण करने में विफल रहता है तो इसमें से कोई भी स्थिति संभवतः है कैंसर का कारण बनेगी, क्या यह सही है। तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव वाला है अगर मान लो इसे स्वीकार नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरली उनके साथ लड़ाइयों में घुस रहा है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है तूने जो रास्ता चुन लिया तो अपना रास्ता ले और अपना जा यार, खत्म कर कहानी, इसको यहीं पर ही खत्म कर, तुझे जो ठीक लगे तू अपना कर ले वैसे। तो वो उनको उसकी दिशा में भेज देगा। लेकिन नेगेटिव वाला जो है ना वो कंटिन्यूसली लगा रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करूं मैं, अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करूं। लगता तो उसको यही है कि हाँ मैं पॉजिटिव काम कर रहा हूं, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी नेगेटिव झुकाव हो चुका है उसका। और अगर इसको करने में वो विफल हो जाता है तो इस केस में, दोनों ही केस में, मान लो अगर कोई स्वीकार करने में विफल हो जाता है पॉजिटिव वाला, और दूसरों के ऊपर कंट्रोल ना करने वाले पर मतलब अगर वो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उस केस में भी उसके साथ कैंसर हो सकता है। ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो राय इसका जवाब देते हैं यह आंशिक रूप से सही है। झुकाव के आधार पर पहले खुद की स्वीकृति या नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध कई चीजों में से एक है जिसे या तो खुद के हिस्से के रूप में स्वीकारा और प्यार किया जाना चाहिए या फिर खुद के हिस्से के रूप में नियंत्रित किया जाना चाहिए यदि इकाई को अपने आप पर कार्य करना है तो वो उन्होंने भी इसमें भी देखो बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने कहा देखो झुकाव का जो आधार है ना, जो तुम्हें अपना झुकाव बनाने इन दोनों में से एक साइड में, तो उसकी स्वीकृति का नियंत्रण होना चाहिए आपके ऊपर, मतलब आपको स्वीकार करना चाहिए सामने वाले का जो डिसीजन है कि हाँ भाई उसका ये डिसीजन है, उसने लिया हुआ है, ठीक है, जब उसने ले लिया है तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए आपके अंदर भी नियंत्रण होना चाहिए कि हाँ चलो जी मैंने स्वीकार कर लिया, नो प्रॉब्लम। और जो क्रोधित है, ये जो क्रोध है ये कई चीज़ों में खुद के हिस्से में स्वीकारा जाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव साइड में हो तो आपको स्वीकार करना और प्यार करना है इसको कि हाँ यार ये मेरे लिए लर्निंग थी और अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए। और जैसे कि रा ने अभी कहा कि ये तो आशीर्वाद और प्रेम है तुम्हारे लिए, ये ऐसे कैटलिस्ट तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सिखाते हैं कि भाई तुम्हें इस तरीके की सिचुएशन को कैसे डील करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है तुम्हारी ज़िंदगी में।
और तुम पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हो। तो रा ने बोला ही था कि पॉजिटिव का रास्ता भी इतना आसान नहीं है, झटके तो तुम्हें भी पड़ेंगे। ये मत सोचना कि तुम बड़े स्मूथली निकल जाओगे, स्मूथली कोई नहीं निकलता इससे। तो उन्होंने कह दिया इसको स्वीकार भी करना चाहिए और उसको प्यार भी करना चाहिए, और फिर इसको खुद के हिस्से में नियंत्रित भी किया जाना चाहिए यदि कोई इकाई अपने ऊपर कार्य करना चाहती है। तो कह रहे कि इसको नियंत्रित करके अपने हिस्सा मान लो कि यार ये सारी चीज़ें भी तो रचयिता के ही हिस्सा है और मैं रचयिता का हिस्सा हूँ। तो इसको एक्सेप्ट करो, और इसको एक्सेप्ट करके ये सोचो कि हाँ चलो ठीक है जी, हो गया जो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे निकलते हैं। ऐसे करके फिर वो अपने ऊपर कार्य कर लेता है और फिर वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरा उद्देश्य ज़िंदगी का कुछ और है, मेरा कर्म कुछ और है, मैंने अपने लिए चुनाव कुछ और किया है, मैंने चुना कुछ है अपने लिए, तो मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ ना कि क्या बचपने की चीज़ों के अंदर मैं पढ़ूंगा और क्यों मैं इन बचपने में पढ़ूँ। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। तब आप कह रहे हैं कि यदि नेगेटिव रूप से झुकाव वाली या झुकाव करने वाली इकाई यदि खुद के क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ है या क्रोध में खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो संभव है कि यह कैंसर का कारण बन सकता है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही सवाल पूछा उन्होंने। तो अब उन्होंने कहा कि यानी इसका मतलब नेगेटिव वाला अगर अपने इस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और इस क्रोध को नियंत्रित या खुद को भी नियंत्रित नहीं कर पाया, वो कि मतलब क्रोध में है और खुद को नियंत्रित ही नहीं करे जा रहा है, बस कंटिन्यूअसली लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, इसको गाली बक, उसको ये कर, इसको ये कर, उसको वो कर, वो लगा पड़ा है इस काम में। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में शायद ये संभव है कि उसको कैंसर हो सकता है। तो रा कहते हैं यह बिल्कुल सही है, नेगेटिव झुकाव में नियंत्रण करने और दबाने की बहुत आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेगेटिव वाला झुकाव होता है ना, इसके अंदर नियंत्रण करना और दबाने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने नहीं दबाया ना, ये बाद में जाके इनके लिए कैंसर बन जाएगा। तो इनको सोच के करना चाहिए इस काम को भी। तो डॉन कहते हैं किस बात को दबाना? तो रा कहते हैं कोई भी मन की विकृति, जिसे आप भावना कह सकते हैं, ये अपने आप में अव्यवस्थित होती है। नेगेटिव इकाई के उपयोगी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दबाया जाए और फिर एक सुनियोजित तरीके से फिर उसे सतह पर लाया जाए। इस प्रकार आप पाएंगे कि उदाहरण के तौर पर नेगेटिव झुकाव वाली इकाइयां जो अपनी भावनाओं को दबाती हैं और नियंत्रित करती हैं, वो शरीर के बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यौन इच्छा का सहारा लेती हैं, ताकि इस प्रक्रिया में यौन व्यवहार की अनुमति होने पर अधिक उग्र होकर खुद को दूसरों पर हावी किया जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने कह ही दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है ना नेगेटिव वाली साइड में होता क्या है कि ये जो मन में जो विकृति यानी जो मन के अंदर उनके जो विभाजन होते हैं ना, क्योंकि इसमें एनालिटिकल थिंकिंग वो लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग बहुत होती है उन लोगों की कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। वो भी ऐसी बात नहीं है कि अनंत दिशाओं में नहीं सोच रहे होते, वो लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग में अनंत दिशाओं में सोच रहे होते हैं। उनका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन सिंक में नहीं होता है, इस वजह से होती है ये सारी कहानी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, जो मन की विकृतियां हैं, जो अंदर ये जो उनके विभाजन है, ये सारे अव्यवस्थित होते हैं, उन्हें पता नहीं होता इन विभाजनों को हैंडल कैसे करना है। तो वो कह रहे हैं कि नेगेटिव इकाई के लिए खुद को उपयोगी बनाने के लिए ना उसको दबाना उसको ज़रूरी है, अपने गुस्से को, और उसको सुनियोजित तरीके से, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिर उसे इस्तेमाल करे, सतह पर लाए, उसका इस्तेमाल करे। और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि देखो उदाहरण के तौर पर अगर आप देखो तो ये जो नेगेटिव झुकाव वाले होते हैं ना, वो अपनी भावनाओं को दबाते हैं और नियंत्रित भी करते हैं, और शरीर के बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना यौन इच्छा का सहारा ले लेते हैं। अब यौन इच्छा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो उनका बचपना दर्शाने लग जाएंगे, वो ये भी हो सकता है, या हो सकता है जिस रिलेशनशिप में हो उसमें अपने पार्टनर को डोमिनेट करने लग जाएं, इवन मतलब इस यौन क्रिया के दौरान। तो वो कह रहे हैं कि ताकि इस प्रक्रिया में यौन व्यवहार की अनुमति होने पर अधिक उग्र होकर खुद को दूसरे पर हावी किया जा सके। तो यानी वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस गुस्से को निकालने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर निकाल देंगे गुस्सा इस यौन क्रिया में। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा कई जगहों पर देखा भी गया है कि नेगेटिव जो एंटिटीज़ होती हैं वो इस तरीके की कर देती हैं चीज़ें उनको, क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं। जब कंट्रोल खुद पर ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, और अपने मतलब गुस्से को चैनल करना नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। फिर पॉजिटिव झुकाव वाली इकाई भावना को दबाने का प्रयास करने के बजाय भावना को संतुलित करेगी, जैसा कि पहले के संपर्क में आपने बताया है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है और एकता का मार्ग दर्शाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने कह ही दिया कि इसका मतलब जो लोग व्यक्ति पॉजिटिव होगा ना, वो अपनी भावना को दबाने का प्रयास करने के बजाय ना उसको संतुलन में लाने की कोशिश करेगा, देखेगा कि रूट कॉज ये है,
ठीक है, सामने वाले को ये चाहिए, उसको ये दे दिया, मुझको ये चाहिए, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा रास्ता ये है, उसका रास्ता वो है, उसको उसके रास्ते पर जाने दो, मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ और अपना कर्म करता रहूँगा, जो मैंने अपने लिए चुना है मैं वही करूँगा, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि यही मेरा पर्पस है, क्योंकि मैंने चुना है क्रिएटर से। तो फिर वो कह रहे कि हाँ ये बिल्कुल सही है और एकता का मार्ग दर्शाता है। उस व्यक्ति का ये ही कहना होगा कि कुछ भी हो जाए, अनंत रचयिता की दिशा में चलो, क्योंकि अंत में जाके तुम्हें रचयिता बनना है। अगर तुम भटक गए ना इस रास्ते से तो तुम रचयिता नहीं बन पाओगे, और या तो बीच में झूल जाओगे या नेगेटिव साइड में चले जाओगे। लेकिन अगर तुम नेगेटिव साइड में जाते हो तो भी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेम ही है कि मेरे भाई आगे निकलो, लेकिन उसको अच्छे से सीखो। ऐसे मत करो अपने आप के साथ कि ये वो भी नहीं सीखना, ये भी नहीं सीखना, और बीच में झूल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि भाई ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है क्या नहीं है। अब उसके लिए तो एक का ज्ञान ही लेना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये हमेशा रहेगा कि भाई सबको एकता के रास्ते पर ही लेके जाना है, उस एक अनंत रचयिता के रास्ते पर। लेकिन उसमें भी उनकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा उनके ऊपर डाल दो कि जी ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरों की सेवा की कार्य करे या खुद की सेवा का कार्य करे, सबका अपना अपना चुना हुआ है, और जो व्यक्ति चुनाव कर ले उसको उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तब कैंसर दोनों तरह के झुकाव में लगभग एक ही तरह से सिखाने के माध्यम की तरह कार्य करता है। मान लीजिए यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशाओं में झुकाव बनाना है तो यह माध्यम का अनुभव कर रही इकाई के झुकाव पर निर्भर करता है। क्या यह सही है? तो ये भी सवाल उन्होंने अच्छा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो कैंसर है ना, ये एक व्यक्ति के झुकाव पर निर्भर है कि उसका झुकाव है किस तरफ, ठीक है ना। और ये उनको सिखाने के माध्यम की तरह काम करता है कि भाई अब तो हो गया कैंसर, अब देखो अब तुम बनाओ अपना जो तुम्हें झुकाव बनाना है, या तो पॉजिटिव में जाओ नहीं तो नेगेटिव में जाओ, जो भी तुमने किया है या चुना है अपने लिए वो कर लो। तो कहते हैं कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें झुकाव बनाने के लिए शायद ये माध्यम का काम करता है, और ये माध्यम जो है उसके झुकाव पर निर्भर है। क्या सही कह रहा हूं मैं? तो रा कहते हैं यह गलत है, क्योंकि माध्यम अचेत होता है और बुद्धि के साथ काम नहीं करता है, बल्कि ये उसका हिस्सा है, जिसे आप सीखने और सिखाने का तरीका कहते हैं, जिसे उपलोगोस द्वारा आपके जन्म के पहले ही स्थापित कर दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ना माध्यम, अरे माध्यम तो अचेत है, लगा हुआ है, तुमने पहले ही लगाया हो, ये कोई लगाते थोड़ी ना हो तुम। अनुभव चल रहे होते हैं, अनुभव के बीच में लग जाता है ये, क्योंकि तुमने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है। और ये बुद्धि से तुम्हारे काम भी नहीं करेगा। ये ऐसा थोड़ी ना है कि आप जानबूझ के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में परेशानियां लाओगे, ऐसा तो नहीं होता। माध्यम तो अपने आप ही लग जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि आपने लगाए होते हैं कि झटका पड़ेगा अब जागेगा, झटका पड़ेगा अब जागेगा, या तो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा, किसी में तो जाएगा। तो फिर वो कहते हैं ये तो उसका हिस्सा है, ये जो तुमने प्रोग्रामिंग की है ना अपनी, ये उसका हिस्सा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई तुमने क्या कहते हैं माध्यम कोई अचेत तरीके से लगाया लगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही अपनी बुद्धि से लगाए, ये तो तुम पहले से ही लगा के आते हो। फिर वो कहते हैं और ये आपके सीखने और सिखाने का तरीका है, जो कि आपके उपलोगोस यानी जो हमारा सूरज है उसके द्वारा लगाया जाता है जन्म से पहले। कि मतलब जब आपका जन्म हो रहा है उससे पहले आपके माध्यम जो हैं वो वहाँ से लग जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा रा ने कहा था जो आपका हायर सेल्फ होता है ना, वो छठी घनत्वता के बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर पे होते हैं, यानी वो सातवीं घनत्वता में प्रवेश करने वाले होते हैं, उनका लेवल वो हो चुका होता है। और वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं सूरज के अंदर। तो उन्होंने यही कहा कि उपलोगोस के द्वारा आपके माध्यम को जो है पहले से स्थापित कर दिया जाता है कि हाँ आपने जो मुझे माध्यम दिए हैं ये माध्यम मैंने आपकी ज़िंदगी में लगा दिए हैं। आप जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी चलाते जाओगे, इस वीडियो गेम को खेलते जाओगे, मैं उसके हिसाब से इस वीडियो गेम के अंदर आपके लिए ये अड़चनें लगाता चला जाऊँगा जो आपने खुद अपने लिए लगाई हैं, कि अड़चन आएगी तभी ये उसको कॉन्कर करेगा, जब अड़चन आएगी तभी उससे आगे निकलेगा। ये ऐसे ही होता है। खैर, फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, कैंसर कैसे यह सीखने सिखाने का कार्य करता है जब इकाई को इस बात का कोई सचेत विचार नहीं है कि जब कैंसर विकसित होता है तो उसके साथ क्या हो रहा है। ये भी अच्छा सवाल है उन्होंने कि कैंसर सीखने सिखाने का काम कैसे करता है, क्योंकि उसका तो कोई जानबूझ के तो अपनी ज़िंदगी में कैंसर लाता नहीं है, तो ये कैंसर विकसित कैसे होता है और ये उसके साथ हो क्यों रहा है उसको तो पता नहीं होता, तो फिर ये सीखने सिखाने का काम कैसे होता है। तो रा कहते हैं कई मामलों में इस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो वो कह रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो कैंसर हो जाए इस माध्यम का इस्तेमाल कोई व्यक्ति कर ही ले, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये वेस्ट भी हो सकता है, ऐसा भी होता है
कि उसको पता ही ना चले कि मेरे को कैंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। इस वजह से उस केस में ये जो मीडियम उसकी, ये कैटलिस्ट कह लो, वो जो लगा होता है उसकी ज़िंदगी में, ये वेस्ट भी हो सकता है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, कैंसर को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की क्या योजना होती है? तो रा कहते हैं, ये माध्यम या वो सारे माध्यम अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आपकी घनत्वता में इन अनुभवों को प्यार और स्वीकार किया जा सकता है या इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये ही दो रास्ते हैं। जब कोई भी रास्ता नहीं चुना जाता है तो माध्यम अपनी योजना में फेल हो जाता है और इकाई तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसके जीवन में और माध्यम नहीं लगते हैं, ताकि उसका झुकाव एक दिशा में ना हो जाए। यानी कि स्वीकार करना और प्रेम करना या विभाजन करना और नियंत्रण करना। इस माध्यम के काम करने के लिए स्थान समय की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया जवाब दे दिया रा ने कहा, ये जो माध्यम है ना, ये तो दोस्तों तुम ही नहीं डिज़ाइन किए होते, क्योंकि तुम्हारी वीडियो गेम है, तुम खुद अपनी डिज़ाइन करके आए हो कि भाई इस तीसरी घनत्वता में मैं ऐसे खेलूंगा, अपनी ज़िंदगी ऐसे चलाऊंगा। मुझे जाना तो अनंत रचयिता की दिशा में, अब जाओ उधर से जाऊँ या इधर से जाऊँ, उधर से थोड़ा लेट पहुँचूंगा, ये दूसरों की सेवा वाले रास्ते से थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, यही है। तो वो कह रहे हैं ये तो आपने खुद डिज़ाइन किए होते हैं, और आपकी घनत्वता में, जिसमें आप हो तीसरी घनत्वता में, या तो आप इसे प्यार से ये मान लो कि वो हो झटका पड़ गया, इसे प्यार से स्वीकार कर लो कि वो हो ये झटका मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था, या आप इस झटके के ऊपर नियंत्रण कर लो। ये जो झटका पड़ा है आपको, इस पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। बस यही दो रास्ते हैं। अब वो इसमें भी आगे ये कह रहे जब ना तो तुम यही कर रहे हो, दूसरों की रास्ते मतलब दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हो, ना ही तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे खुद की सेवा के रास्ते पर जाना है, तो ये जो माध्यम है ना तुम्हारी ज़िंदगी में लगातार लगते रहेंगे। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में अड़चनें, दिक्कतें, परेशानियां लगती रहेंगी, लगती रहेंगी, लगती रहेंगी, जब तक कि तुम एक झुकाव ना बना लो, या तो दूसरों की सेवा का या खुद की सेवा का। ये दोनों में से एक होना ही चाहिए अगर तुम्हें अपनी गेम को खेलना है तो। और अगर अगर तुमने नहीं खेला, तो वो कह रहे कि इसमें उन्होंने देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा यानी कि स्वीकार करना और प्रेम करना या विभाजन करना और नियंत्रण करना। कह रहे हैं कि या तो तुम दूसरों की सेवा के रास्ते पर चुन लो, स्वीकार करने मतलब अपनी इन अड़चनों को, इन दिक्कतों को स्वीकार कर लो, और दूसरों को प्रेम करो और आगे निकल जाओ। ठीक है, जितने अब जिसको प्रेम चाहिए उसी को तो प्रेम दे सकते हो, अब सबको तो प्रेम नहीं बांट सकते ना आप भी। अब किसी को आपका प्रेम चाहिए ही नहीं तो आप नहीं दे सकते उस केस के अंदर, लेकिन जिनको चाहिए उनको तो दे सकते हो ना। तो ऐसे इसको स्वीकार करके आगे निकलो। या फिर अगर तुम खुद की सेवा के रास्ते पर हो तो फिर विभाजन करना सीखो और दूसरों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है वो सीखो। ये दोनों ही चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। फिर वो कहते हैं इस माध्यम में के काम करने के लिए स्थान समय की कोई कमी नहीं है। यानी कि तुम्हारे पास बहुत जिंदगियां हैं, तुम जितने चाहो उतनी जिंदगियां ले लो, जियो मरो, जियो मरो, पूरी जिंदगी निकल जाए, जियो मरो, यही करते रहो। जब तक तुम ये चुन नहीं लोगे ना दोनों में से कोई एक रास्ता, तब तक तुम्हारी जितनी जिंदगियां हैं ना उनके अंदर ये माध्यम लगते ही रहेंगे, लगते ही रहेंगे, लगते ही रहेंगे, और तुम ही लगाते जाओगे इनको बार बार, क्योंकि तुम्हारी आंख ही नहीं खुल रही है। तुम्हें आंख से जगाने की ही तो है ना ये बात की भाई तुम्हारी ज़िंदगी में झटके लग रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कम से कम सवाल तो करो कि क्यों हो रहा है ये। जब सवाल करोगे क्यों हो रहा है, तब ही तो अपना कोई झुकाव बना पाओगे ना, एक दिशा में तो जाओगे, या तो खुद की सेवा या दूसरों की सेवा। खैर, फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, मैं मान रहा हूं कि उपलोगोज या लोगोज की योजना चौथी घनत्वता या उसके ऊपर की घनत्वता के पॉजिटिव या नेगेटिव समूह के लिए होता है। क्या आप मुझे इन दो प्रकार के समूहों के लिए योजना का उद्देश्य बता सकते हैं जिसका संबंध कूलम्स लॉ या नेगेटिव और पॉजिटिव विद्युत ध्रुवीकरण, इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी, या कैसे भी आप बस बता दें मुझे, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे बता दो। सवाल तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा क्या ये उपलोगोज, या कह लो कि हमारे उपलोगोज हो गए यानी हमारे सूरज, और लोगोज हो गए यानी हमारे आकाशगंगा के सेंटर में जो है गैलेक्टिक लोगोज। तो वो कह रहे क्या ये उनकी योजना जो है ये चौथी घनत्वता और उनके ऊपर वालों के लिए है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समूह के लिए, कि उनके लिए लगाई जाती है कि सारी की सारी योजना बनाई जाती है उनके लिए, कि भाई आप मुझे इन दोनों के जरा उद्देश्य बता दो कि ये जो लगाए हैं, मतलब ये जो उपलोगोज ने जिस तरीके से डिज़ाइन किया है ये पूरे का पूरा गेम सिस्टम, या कह लो ये अनुभव का सिस्टम पूरा डिज़ाइन किया है, तो इसके अंदर ये योजना का उद्देश्य क्या है, जिस आप मुझे इस तरीके से समझाओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दो दिशाओं के अंदर अगर आप मुझे बता सको तो बेहतर रहेगा। तो रा कहते हैं कारला थक गई है, हम आपसे फिर बात करेंगे,
हम इस संभावना को बताना चाहते हैं कि कार्ला को आगे कोई नुकसान ना हो। इसलिए आप एक हफ्ते में 2 ही सत्र रखिए, जब तक कि कम शारीरिक ऊर्जा के कारण उस पर हो रहे संभावित हमले की अवधि ना गुजर जाए। हम कहना चाहेंगे कि इस समूह के साथ रहकर अच्छा लगा। हम आपके सत्य के प्रति निष्ठा की सराहना करते हैं। क्या इस कार्य के खत्म होने से पहले कोई और छोटा सवाल है? तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने देखो कितनी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा जवाब देने को तो हम दे देंगे, लेकिन इस वक्त कार्ला की ऊर्जा नीचे जा रही है, ठीक है, उसका ध्यान रख लो। और दूसरा ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर कि भाई हमें आपकी ये जो सत्य और ये जो जिस सत्य के काम पे आप निकले हो ना और जिस निष्ठा से आप कर रहे हो, कि हम इसकी सराहना करते हैं। और दोस्तों हम आपको सच बताएं, आप लोग सच में दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलोगे ना, तो आपकी सच में पूरे ब्रह्मांड में बहुत सराहना होती है। ये हमने को की चैनलिंग में भी देखा, ये हमने रा की चैनलिंग में भी देखा। लेकिन आपको सच में पता होना चाहिए कि ये जो सेवा दी जाती है कैसे दी जाती है। आंख बंद करके नहीं दी जाती है किसी को। और हो सकता है आपको लगे कि आप दे रहे हो, लेकिन आप ना दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। गलती किसी से भी हो सकती है इस कार्य को करते हुए। तो उन्होंने कह दिया कि भाई इस सत्र को ख़त्म करने से पहले कोई छोटा सा सवाल हो तो पूछ लो। तो डॉन कहते हैं केवल यही कि हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो रा कहते हैं आप में से हर व्यक्ति कार्ला का अच्छी तरह से समर्थन कर रहा है और कार्ला अपने उद्देश्य में स्थिर है। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, सब ठीक है। हम आपको किसी भी तरह की ढिलाई से सतर्क करते हैं जो कि यहाँ की व्यवस्था और कार्ला के झुकाव से संबंधित हो। तो उन्होंने बोल ही दिया कि हमें देखो यार, हम आपकी ना बड़ा समर्थन करते हैं कि आप लोग कहते हैं कितने अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से आगे निकल रहे हो। और कार्ला अपने उद्देश्य में स्थिर है, मतलब कि उसको पता है कि उसका उद्देश्य क्या है। वो अडिग है, वो नहीं हटेगी अपने उद्देश्य से। उसे पता है कि ये कार्य बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं गई तो कोई भी अपना चुनाव नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो रिपीट कर जाएगा। ये सारी चीज़ें हालांकि कार्ला को पता नहीं थी, ये बात केवल जिम को और डॉन को ही पता थी। लेकिन रा ने उन्हें बोल दिया आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, मतलब आप अपने कर्तव्य के प्रति बड़े निष्ठावान हो, उसी तरीके से काम कर रहे हो। और उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी भी तरीके की ढिलाई और सतर्कता के लिए हम आपको बताते रहेंगे कि जो कि कार्ला के झुकाव से संबंधित हो, कि कार्ला का झुकाव किस तरफ जा रहा है। फिर वो अंत में कहते हैं हम रा हैं, हम आपको, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडने। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सत्र था, और इस सत्र को अब हम भी यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।